हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पुनः हम आप लोगों के सामने क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए अगला वीडियो लेकर के उपस्थित हैं। आज रहेगा स्टेप सतत आवेश वितरण यानी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले देखिए आप लोग दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना किए थे। फिर इसके बाद अगर कई बिंदु आवेश हैं तो उसके बीच कैसे बल निकाला जाएगा परिणामी, उसके बारे में भी गणना कर चुके। आज आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर अगर बल निकालना है तो वह कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताना रहेगा। सतत आवेश वितरण का मतलब यह है कि आवेश का जो वितरण होगा वह लगातार किसी सीधे पृष्ठ पर भी हो सकता है, यानी कोई जैसे तार है, पतला तार है, उस पर आवेश का वितरण हो सकता है। जैसे देखिए इस तरह अगर कोई तार है जिसकी लंबाई मान लीजिए L है, इस पर आवेश का वितरण हो सकता है, लेकिन यह जो आवेश का वितरण रहेगा लगातार रहेगा, यानी इनके बीच की दूरी को बराबर ही रखना है। किसी पृष्ठ पर भी हो सकता है। इस तरह अगर कोई पृष्ठ है, मान लीजिए इस तरह हम पृष्ठ ले रहे हैं, कोई पृष्ठ इस तरह रहे यानी जिसमें एरिया रहे, इस पर भी आवेश का वितरण हो सकता है। इसी तरह पूरे पृष्ठ पर आवेश का वितरण रहेगा इस तरह। और किसी आयतन वाले भाग पर आयतन अगर लिया जाए, इस तरह अगर कोई पृष्ठ है जिसमें आयतन है, जैसे इसमें देखिए आयतन होगा, घनाभ या घन में आयतन होता है, तो इस पर भी आवेश का वितरण रहेगा। इस तरह सभी पर आवेश का वितरण रहेगा, इस तरह बना दीजिएगा। तो इसके कारण किसी बिंदु आवेश पर अगर कोई इसके बगल में बिंदु आवेश ले लिया जाए तो इस सतत आवेश के कारण, देखिए सतत आवेश में हमने बता दिया कि यह पृष्ठ रेखीय भी हो सकता है। यह पृष्ठ कैसा हो सकता है? रेखीय भी हो सकता है, क्षेत्रीय भी हो सकता है, आयतन में भी हो सकता है। इस पृष्ठ के कारण अगर किसी बिंदु पर कोई बिंदु आपको लेना पड़ेगा जो कि आवेशित रहेगा बिंदु, उस बिंदु पर इसके द्वारा जो बल लगेगा उसकी गणना करने के लिए इस हेडिंग में कहा है कि उसकी गणना आप लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में बताया गया है। तो समझ में आया होगा। तो एक एक पर हम स्टेप पर चलते हैं। तो पहले देखिए आप हेडिंग डाल लीजिएगा सतत आवेश वितरण यानी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हेडिंग डाल लीजिए। इसके बाद आप लोगों को हम समझाते हुए चल रहे हैं और नोट भी करते जाइएगा। तो इसमें पहले दो लाइन लिख लीजिएगा, सतत आवेश वितरण लिखिएगा। जब किसी पृष्ठ पर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है, जब किसी पृष्ठ पर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है तो वह सतत आवेशित पृष्ठ कहलाता है। सतत आवेशित पृष्ठ कहलाता है। यह तीन प्रकार का हो सकता है। यह तीन प्रकार का हो सकता है। इसमें पहला नंबर हेडिंग डालिएगा आप लोग, रेखीय आवेश वितरण। पहला नंबर रहेगा रेखीय आवेश वितरण यानी लीनियर चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन लिखिएगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। यह हेडिंग पर, इस हेडिंग पर हम आ गए। अगर एक हेडिंग आपको समझ में आ जाएगी तो उसके अलावा जो पृष्ठीय और आयतन में रहेगा उसकी भी गणना आप लोग आराम से कर लेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या कहते हैं, एक पतले लंबाई का तार लेते हैं जिसकी लंबाई मान लीजिए L है। एक कोई तार है जो बहुत पतला है जिसकी लंबाई L है, इसको आवेशित किया गया और यह आवेश जो है एक समान रूप से इस तार पर लगा हुआ है। यह मान लीजिए आवेशित किया गया यह तार, और यह जो आवेश है इस पृष्ठ पर लगातार लगा हुआ है, सतत रहना चाहिए। यानी हमने चूंकि रेखीय कहा है तो रेखीय में एक पतला तार ले लिए जिसकी लंबाई L है और इस पर एक समान रूप से मान लीजिए Q आवेश एक समान रूप से वितरित है इस पर। अब इस आवेश के कारण कोई बिंदु ले लीजिएगा और इस बिंदु पर एक आवेश आपको रखना पड़ेगा Q0। यह परीक्षण आवेश कहलाता है। जो Q0 हम लिए हैं यह परीक्षण आवेश मिलेगा। परीक्षण आवेश की खासियत रहेगी कि इस आवेश की मात्रा बहुत कम होती है और इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है, यह जानिए। यानी इसकी वैल्यू भी बहुत कम होती है, इसके द्वारा जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगता है वह भी बहुत कम होता है। तो यह आगे भी मिलेगा, इसके लिए हम परीक्षण आवेश Q0 लिए हैं। अब इस आवेश यानी रेखीय आवेश वितरण यह हुआ, इसके कारण इस बिंदु पर कितना बल लगेगा, इस बिंदु पर मान लीजिए यह बिंदु P ले लें हम, इस P बिंदु पर जो परीक्षण आवेश Q0 रखा है इस पर कितना बल लगेगा इसकी गणना करनी रहेगी कि इस बिंदु पर कितना बल लगेगा, इसकी गणना करनी रहेगी। तो समझ में आ रहा होगा सबको, ध्यान से समझिएगा, यह आ जाएगा समझ में, क्योंकि आप लोगों को सिलेबस में दिया हुआ है। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, रेखीय आवेश वितरण यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यह फिगर बना लीजिए। तब तक आप लोग एक तरफ यानी दाहिने तरफ कॉपी में यह फिगर बन जाना चाहिए। फिगर इसी तरह बनाइएगा, उसके बाद अभी फिगर कंप्लीट नहीं है और भी हमको बढ़ाना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। पहले इतना आप बना लीजिए, नोट भी करते जाइएगा, साथ साथ नोट कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा। तो हेडिंग पड़ गई होगी, अब फिगर बन गया होगा, लिखिएगा इसमें। माना कैपिटल L लंबाई का, माना कैपिटल L लंबाई का एक पतला तार धन आवेश से एक समान रूप से आवेशित है, धन आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। एक समान रूप से आवेशित है जिस पर कुल आवेश Q है, जिस पर कुल आवेश Q है, ये देखिए लिखे हैं, जिस पर कुल आवेश Q है। नीचे लिखिएगा रेखीय आवेश घनत्व, नीचे सब नोट करिएगा, रेखीय आवेश घनत्व, ध्यान दीजिएगा। रेखीय आवेश घनत्व जब निकालते हैं तो इसको लैम्डा से दिखाते हैं। लैम्डा इक्वल टू हो जाता है क्या, Q/L, यानी लंबाई जो रहेगी वह, और यह आवेश पूरा रहेगा Q। लंबाई L लिए हैं और यह आवेश है, यानी पूरे आवेश में अगर L लंबाई से भाग करिएगा तो ही रेखीय आवेश घनत्व आएगा। लिखिएगा यदि इस तार पर एक अति सूक्ष्म लंबाई dl ली जाए जिस पर आवेश
जिस पर आवेश dq हो तो रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस पर हमने एक अल्प लंबाई लेने का प्रयास किया है। एक अल्प लंबाई यही देखिए है, यह लंबाई अति अल्प इसमें छोटा सा ले लिए, क्योंकि कैलकुलस का इसमें प्रयोग करना है इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो इसमें अति सूक्ष्म लंबाई dl अगर आप लेते हैं तो इस पर आवेश भी बहुत कम आएगा, चूंकि टोटल पर आवेश q है। अगर इस पर लेते हैं तो बहुत कम आवेश आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, dq अपान क्या हो जाएगा, dl हो जाएगा, dq अपान dl। अगर आप dq निकालना चाहते हैं तो dq इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा dl हो जाएगा। अब यह समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। यहीं पर इसको छोड़िएगा, नोट कर लीजिए आप लोग, यह समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रेखीय आवेश घनत्व कैसे निकालेंगे, यानी टोटल आवेश बटे लंबाई रहेगी, यह रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। और अगर लंबाई बहुत अल्प लेंगे, यहाँ देखिए dl लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, dl लंबाई लिए हैं, dl लंबाई पर आवेश भी बहुत कम आएगा, तो इसलिए dq का प्रयोग किया है। चूंकि कैलकुलस का हमको प्रयोग करना है तभी यह डेरिवेशन हो पाएगा, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो समझ में आया होगा समीकरण, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं इसको। देखिए अब फिगर में इसका डेरिवेशन करने के लिए एक मूल बिंदु O ले लेते हैं। चूंकि स्थित वेक्टर दिखाना होता है, यहाँ से इसको जो है स्थित वेक्टर इसका r डैश वेक्टर r डैश दिखा रहे हैं, यानी स्थिति O से दिखा रहे हैं, और इसकी O से स्थिति जो रहेगी वह r का प्रयोग कर रहे हैं, वेक्टर r का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए इसके बीच की जो दूरी आएगी, अब ध्यान दीजिएगा, जब स्थित वेक्टर ले लेते हैं लेबंथ में मिला है, तब इसके बीच की दूरी जो आएगी वह वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश, यह दूरी आ जाएगी। किसके किसके बीच, यह जो मतलब जो है अल्प लंबाई पर आवेश लिया गया उसके और इसके बीच की दूरी आ जाएगी। इस पर आवेश कितना लिया गया है, dq लिया गया है, जान रहे हैं, तो dq यानी यहाँ से इसकी दूरी आ गई, r माइनस r डैश आ जाएगी। इस फिगर को आप कंप्लीट कर लीजिए अब, और इसके बाद लिखते हुए आगे बढ़ते जाइए। अगर एक आ गया तो इसी तरह सब आ जाएगा, आप सब कर ले जाएंगे, बशर्ते एक समझ में आ जाए। तो नोट हो गया होगा सबका, फिगर बन गया होगा। अब चलिए लिखिएगा नीचे से उसके जहां तक नोट किए हैं, इसके लिए एक मूल बिंदु O लेते हैं, मूल बिंदु O लेते हैं, इसके लिए एक मूल बिंदु O लेते हैं, जिसकी अल्प आवेश dq, जिसकी अल्प आवेश dq के बीच की दूरी वेक्टर r डैश तथा परीक्षण आवेश q0 के बीच की दूरी तथा परीक्षण आवेश q0 के बीच की दूरी वेक्टर r है, वेक्टर r है। लिखिएगा अतः dq तथा q0 यानी परीक्षण आवेश के बीच की दूरी जो आएगी वह वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश आएगी, यह दूरी प्राप्त होगी, वेक्टर के हिसाब से आया। हो गया होगा। अब लिखिएगा कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से अगर चलते हैं तो लिखते हैं क्या, dq आवेश
द्वारा Q0 पर लगने वाला बल DF से प्रयोग करेंगे, चूंकि अल्प आवेश है इसलिए DF का प्रयोग करेंगे। DF इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर जो आवेश आएगा वह Q0 इंटू DQ आ जाएगा अपान R² का मतलब है इसके बीच की दूरी यही है। देखिए तो R माइनस R डैश इसका स्क्वायर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा इसका स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन चूंकि कैलकुलस का प्रयोग करना है इसलिए यहाँ पर जो है अगर R³ लिख देते हैं तो एक आपको हटाना पड़ता है, और एक हटाने के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश का प्रयोग करेंगे। तो बताइए यह इससे हट जाएगा, स्क्वायर है बचेगा। लेकिन कैलकुलस का चूंकि प्रयोग करना है इसलिए ऐसा हमको करना पड़ रहा है, यहाँ एक लेकर के इसको 3 कर देना पड़ रहा है। लेकिन बात वही हो गई कि कूलाम का नियम जैसे लगता था उसी तरह है, ऐसा नहीं कोई परिवर्तन हो गया, बशर्ते हमको कैलकुलस का प्रयोग करना हमने बता दिया तो इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो चलते हैं फिर DF इक्वल टू जब निकालेंगे फिर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रहेगा ही, Q0 रहेगा इंटू आप समीकरण 1 देखिएगा मिला है, उसमें क्या समीकरण 1 देखिएगा DQ बराबर मिला है लैम्डा DL मिला होगा, तो ही लैम्डा DL यहाँ DQ की जगह लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा DL लिख देंगे और अपान R वेक्टर R माइनस R डैश क्यूब लिख देंगे, और यहाँ पर जो है ब्रैकेट में R वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश यह लिखते जाएंगे। बस यह समीकरण 1 से हुआ है, समीकरण 1 से हमने परिवर्तन किया है, 1 से जो है हमने प्रयोग करके ऐसा किया है, इसलिए हमने लिख दिया। तो समझ में आया होगा इतना। इसके बाद जब दोनों तरफ समाकलन करिएगा, दोनों तरफ का समाकलन करिएगा, समाकलन करने पर लिखिएगा, जब दोनों तरफ का समाकलन करेंगे, नोट कर लीजिए आप लोग पहले इतना, इसके बाद बता रहे हैं समाकलन में क्या आएगा, नोट करते जाइए। तो यह नोट हो गया होगा सबका इधर वाला। जब दोनों तरफ का समाकलन किया जाएगा तो देखिए क्या मिलेगा, यह EF मिल जाएगा, EF इक्वल टू, यहाँ पर देखिए बदलेगा तो यह दूरी भी बदल सकती है, और परीक्षण आवेश तो Q0 नियत रहेगा, तो Q0 जब नियत है तो इसको बाहर कर लीजिए, Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 यह तो नियत आएगा तो बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, इंटीग्रेशन में देखिए यह समाकलन की साइन है और इसमें पूरी यल लंबाई पर हम निकालेंगे, तो यल यहाँ पर हमने लिख दिया पूरी यल लंबाई पर क्या आ जाएगा, देखिए क्या बचेगा, लैम्डा DL अपान वेक्टर R माइनस R डैश का प्रयोग करिएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश का प्रयोग करिएगा, यह देखिए हो गया। इसके बाद और एक बार कर लीजिए, बल्कि इसको स्टैंडर्ड फार्म में Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसको यल का प्रयोग करिए, और यह जो है लैम्डा R माइनस R डैश इस तरह कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए अपान R माइनस R डैश यह करिएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर लिखिएगा DL, चूंकि स्टैंडर्ड फार्म में ही होता है। तो यह फार्मूला आ गया आप लोगों के लिए, ये फार्मूले का यह आ गया कि सतत आवेश वितरण कार्य यानी कुल आवेश के कारण जो Q0 पर बल लगेगा यह आ गया। तो इसको नोट कर लीजिएगा सब लोग।
तो यह समझ में सबको आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको, यहाँ तक, यहीं तक डेरिवेशन यह दिया हुआ है। पूरा कंप्लीट समझ में आ गया सबको ना? सबको आया होगा समझ में। आ गया होगा। अब देखिए, अगर कोई मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब अगली जो हेडिंग आपकी रहेगी वह पृष्ठ आवेश वितरण रहेगा। पृष्ठ आवेश वितरण का मतलब है कोई एरियल भाग रहेगा, जैसे क्षेत्रीय भाग। जैसे क्षेत्रीय भाग में हमने बता दिया, इस तरह आप लोगों को यह जो है यह कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कर लीजिए, यह क्षेत्रीय भाग हो गया। इस पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब अगली देखिए, अगली आप लोग खुद समझ जाएंगे। अगर यह इस पर है तो इस पर हम लोग एक छोटा सा अवयव ले लेंगे, इसमें छोटा सा अवयव DA का प्रयोग करेंगे, यानी पूरा एरिया A है और उसमें DA का प्रयोग करिएगा, और यहाँ से इसी तरह से बिंदु ले करके इसी तरह बिंदु इसमें भी लिया जाएगा और इसी तरह दूरी इसमें भी लीजिएगा। अंतर क्या आ जाएगा, उसी तरह फार्मूले का डेरिवेशन होना जैसे हमने बताया है। अंतर क्या हो जाएगा, यह वही मिलेगा। यहाँ पर लैम्डा, यहाँ पर जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, जिसको सिग्मा से दिखाते हैं, यहाँ हम बता रहे हैं, जिसको सिग्मा से दिखाते हैं, और सिग्मा इक्वल टू होता है A अपान, अगर नहीं A अपान नहीं बल्कि Q अपान A हो जाता है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है सिग्मा इक्वल टू अल्प आवेश के कारण निकालना चाहेंगे तो DQ अपान DA हो जाएगा। कैसे हुआ आगे, यह जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व में पूरा आवेश में एरिया से डिवाइड कर देते हैं। अगर उसी तरह से आप लोगों को अगला स्टेप निकालना रहेगा तो इसी तरह तो क्या प्रयोग कर देना है, यहाँ पर बस लैम्डा की जगह सिग्मा का प्रयोग होगा और यह सब वही रहेगा, और यहाँ DL की जगह DA का प्रयोग होगा, यानी A यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। आप लोग डेरिवेशन खुद सार सकते हैं और फिगर इस तरह बनेगा। अगर उसी तरह से कोई मान लीजिए आयतन आवेश घनत्व के लिए आता है तो उसके लिए जो है आयतन आवेश घनत्व निकालेंगे, और आयतन आवेश घनत्व में रो का प्रयोग करते हैं। रो इक्वल टू हो जाएगा Q अपान V हो जाएगा। V इसका वैल्यूम यानी आयतन है, और अगर मान लीजिए अल्प है तो Q अपान DV हो जाएगा। और यहाँ पर तब यहाँ पर जो है रो का प्रयोग होगा, यहाँ पर जो है क्या प्रयोग हो जाएगा, DV का प्रयोग हो जाएगा। बस इतना करना है। यहाँ पर आयतन वाले भाग में ले लेना है अल्प आवेश, यहाँ पर क्षेत्रफल भाग में जैसे बताएं उसी तरह कर लेंगे। तो हमें आशा लग रही है कि आप लोग इसको कर लीजिएगा। और तीनों हेडिंग जो है सतत आवेश वितरण में जो रेखीय आवेश घनत्व है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व है यानी जिसको पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसके अलावा वैल्यूम से संबंधित जो आवेश घनत्व है, ये तीनों हेडिंग डाल करके अपने से आप लोग आगे बढ़ा लीजिएगा इसको। हमें लग रहा है कि आ जाएगा सबको, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें लग रहा है। तो हमने समझा दिया। इसके बाद इसी लेसन में अगला स्टेप रहेगा कूलाम का नियम का विस्तार हमने यहाँ तक कर दिया। उसके बाद आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र मिलेगा, उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो समझ में आया होगा सबको, आप लोग समझते चलिएगा, कोई बोरियस होने की जरूरत नहीं है। आज हमने थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ाया है, और अगर कोई दिक्कत होगी तो उसको भी बताइएगा। और देखिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक यह सब करते जाइएगा काम, और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आप लोगों के बीच में जो ज्ञान है वह ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दे दिया जाए। अगर कहीं दिक्कत आती है तो उसमें जो है कमेंट्स में आप लोग लिख कर भेजेंगे तो उसको भी, उस समस्या को भी दूर कर दिया जाएगा। लेकिन यह है कि एक स्टेप बताने के बाद अगर दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप उसी पर बेस है तो उसको अपने से भी सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं आएगा समझ में तो कमेंट में भेजिएगा, तो हम फिर आगे भी विस्तार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आते रफ का प्रयोग करिए, फेयर का प्रयोग करके अपना यह काम करते रहिए। तो रहने देते हैं इतना ही, आज इतना ही रहेगा। धन्यवाद।